नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट। गाजियाबाद में पुलिस ने ट्विटर इंडिया और 2 कांग्रेस नेता समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में दर्ज की गई है। ट्विटर पर आरोप है कि पुलिस द्वारा मामला पूरी तरह से स्पष्ट किए जाने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस ने मामले में मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, दवायर, सलमान निजामी, मस्कूर सहित कई प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर आईएनसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। देश में कोरोना महामारी कंट्रोल हो रही है। बीते दिन में यहां 62,176 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 1,07,710 संक्रमित ठीक हुए और 2,539 की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 48,090 की कमी हो चुकी है। बीते 15 दिनों में एक्टिव केस में 10,30,587 की गिरावट दर्ज की गई और 1 जून को देश में 18,90,949 संक्रमितों का इलाज चल रहा था। टीम इंडिया 18 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC का फाइनल मैच खेलने उतरेगी। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 पर काबिज इन दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबले पर पूरे क्रिकेट जगत की नज़र होगी और फाइनल मैच को लेकर दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन और शतक जमाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से बात हुई और सचिन ने भारतीय टीम के संभावित कॉम्बिनेशन, इंग्लैंड के कंडीशंस और टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट पर विस्तार से अपनी राय रखी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच सरकार ने इससे निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही अब पूरे देश में 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल खोलने की तैयारी है। इन हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए ICU, ऑक्सीजन बेड और आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम होगा। फिलहाल पूरे देश में चुनिंदा जगहों पर इन हॉस्पिटल को खोला जाएगा और उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएंगे। कोरोना के बीच बारिश के मौसम में बीमारियां बिन बुलाए मेहमान की तरह दस्तक देती हैं। बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव और गंदगी होने से मच्छर और खतरनाक बैक्टीरिया जन्म लेते हैं। पानी और हवा के जरिए ये बैक्टीरिया खाने तक और फिर उसके जरिए हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। इससे हम बुखार और फ्लू जैसी बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन। हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी। किसान नेशनल हाईवे पर जमा कर बैठे हैं डेरा, जिस वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग को लेकर मंगलवार को किसान नेताओं और ग्रामीणों के साथ सोनीपत प्रशासन की बैठक हुई। इस बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें आंदोलन में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आने जाने में परेशानी न हो, इसलिए एक तरफ का 40 फुट का रास्ता खोल दिया जाए। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि समस्या को लेकर 19 जून को ग्रामीणों के साथ बैठक की जाएगी और इस समस्या के समाधान का रास्ता निकाला जाएगा। जिले में सड़क हादसे के चलते बिजली सप्लाई बाधित होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि देर रात एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई और इस हादसे में कार चालक घायल हो गया। घायल कार चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये सड़क हादसा शिवपुरी के पास हुआ था। इस हादसे में तेज रफ्तार स्विफ्ट गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार की टक्कर से बिजली का खंभा भी क्षतिग्रस्त हो गया। बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त होने से फतेहाबाद के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। इलाके की बिजली सप्लाई बाधित होने से लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक में 7वीं यौन शोषण मामले में सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे बाबा राम रहीम की कोरोना की आशंका के चलते भारी सुरक्षा के बीच PGI में भर्ती कराया गया है। बाबा को PGI में लाने वाले पहले सुनारिया जेल से पहले PGI तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था और राम रहीम को स्पेशल वार्ड में रखा गया। जेल अधिकारियों ने इस मामले को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि PGI में बाबा की कोरोना की जांच की गई, हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। बाबा राम रहीम पहले से ही शुगर और BP के मरीज हैं और वो लगातार दवाइयां ले रहे हैं। बुधवार देर शाम तक उसके स्वास्थ्य की जांच चल रही थी और डॉक्टरों की विशेष टीम इलाज में जुटी है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खट्टर ने अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग के 3 पदों को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जानकारी बैठक खत्म होने के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के ढांचों में बदलाव किया है। पहले आयोग के 8 सदस्य और 1 चेयरमैन होता था, लेकिन अब 5 सदस्य और 1 चेयरमैन होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में कई राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बहुत कम लोग हैं। ऐसे में हरियाणा में भी सदस्यों को कम करने की जरूरत महसूस की गई। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में वाहनों की चालान मौके पर भरे जाने को भी मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब लोगों को अपनी आरसी जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने फैसला ले लिया है कि जल्दी इसके लिए व्यवस्था भी बना दी जाएगी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती में विभिन्न पदों के लिए शुरू होने वाले भर्तियों का परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। पिछले काफी समय से निकाली गई भर्तियों के लिए आगामी दिनों में परीक्षाएं होंगी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती करीब 20 भर्तियों के लिए परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आज के हमारा हरियाणा बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। थनाव में जालौर एसीबी की बाड़मेर में बड़ी कार्रवाई। सरूपे का ताला पटवारी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। आपको बता दें कि 5000 रुपए की मांग थी पटवारी गिरीश कुमार ने। जालौर एसीबी एएसपी महावीर सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई जारी है। पर्यटकों के लिए खुशखबरी की खबर आई है। 60 दिन बाद आज से अनलॉक हुआ पर्यटन स्थल। स्मारक संग्रहालय आज से खुलेंगे। पहले दिन सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पर्यटक कर सकेंगे भ्रमण। कोरोना गाइडलाइन की पर्यटकों को पालना करनी होगी। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं भीलवाड़ा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि भीलवाड़ा जिले के अंदर जहाजपुर में अभी मोपेड सवार को टक्कर मार दी है और इसी के चलते हुए वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। साथ ही साथ पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त तो कर लिया है, लेकिन अभी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जहाजपुर थाना क्षेत्र के जिला पंचायत के सवाईपुरा चौराहे के पास में पिकअप ने मोपेड सवार युवक हीरालाल पिता बड़दा भील निवासी सवाईपुरा गांव को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। और वहीं लोगों की सूचना पर जहाजपुर थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह मैं जाप्ते के मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल को जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, जहां पर घायल का उपचार शुरू हो गया। घटना में घायल एक पैर में फ्रैक्चर है व्यक्ति के और चोटें भी आई हैं। वहीं पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा कराया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गंभीर होने पर घायल को भीलवाड़ा के लिए रेफर किया गया। सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि जहाजपुर थाना क्षेत्र के सवाईपुरा चौराहे के पास पिकअप ने एक मोपेड सवार युवक को टक्कर मारने की सूचना मिली और सूचना पर मैं जाप्ते के मौके पर पहुंचे और घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया और दोनों वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा किया है। वहीं मामले पर अभी जांच जारी है। वही खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां माइंस की खुदाई करने के लिए कर रहे ब्लास्टिंग की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों भीलवाड़ा जिले की चैनपुरा के खजूरी सड़क मार्ग पर स्थित उदयपुर डेवलपमेंट सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड की चाइना क्ले सॉफ्टस्टोन माइंस स्थित है, जहां पर माइंस प्रबंधक राजस्थान खान एवं भू विज्ञान के नियमों को ताक में रखकर माइंस स्थल पर जगह जगह ब्लास्टिंग की जा रही है। इस कारण राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि आमजन की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए माइंस प्रबंधन का ब्लास्टिंग का समय निर्धारित नहीं है। चैनपुरा से खजूरी सार्वजनिक निर्माण विभाग मार्ग है जो माइंस के समीप होकर गुजरता है। माइंस प्रबंधन द्वारा सड़क के माध्यम में डंपर वाहन एवं माइंस के सिक्योरिटी गार्ड लगाकर रास्तों को बंद कर दिया जाता है। जब तक माइंस पर ब्लास्टिंग न हो जाए तब तक वाहन चालक एवं पैदल राहगीर इनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए इंतजार करने को मजबूर है। ऐसी व्यवस्थाओं से लोगों को परेशानी होती है। ये कोई पहली समस्या नहीं है। वर्षों से क्षेत्रवासियों को इस तरह की समस्याओं का झेलना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आमजन को नित्य व दैनिक कार्यों के लिए निकलते हैं। इस दौरान उक्त मार्ग पर ब्लास्टिंग करना आम रास्ते को बंद कर अनुचित है। निजी लाभ के लिए सैकड़ों लोगों को परेशानी में डाला जाता है। ब्लास्टिंग की कोई समय सारणी नहीं है। क्षेत्रवासियों की शिकायत के बाद जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि उच्च क्षमता युक्त वाहन डंपर लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। लंबे समय के इंतजार के बाद ब्लास्टिंग होने पर लोग अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। सड़क मार्ग पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि प्लास्टिक के कारण वाहन को खड़ा कर रखा जाता है, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आमजन की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने 1 दर्जन से अधिक गांव ढाणियों के लिए सड़क मार्ग बना रखा है, परंतु सड़क के दाएं बाएं और माइंस का वेस्टेज मलबा डाल रखा है, जिससे धूल भरी आंधी व हवाओं के साथ डस्ट उड़ती रहती है। और तो और माइंस क्षेत्रफल में सड़क पूर्ण रूप से टूट चुकी है। सफेद शॉप स्टोन पाउडर डामर की तरह फैला हुआ है, जो बारिश में इन समय लोगों को वाहन फिसलने का हर संभव खतरा बना रहता है। इन सब होने के बाद भी जिला के प्रशासनिक अधिकारी मुख्य दर्शक बनकर बैठे हैं। वही खबर उदयपुर वाटी कस्बे से, जहां आज भामाशाहों का सम्मान समारोह आयोजन किया गया। उदयपुर वाटी स्थानीय कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित ब्लॉक धर्मशाला परिसर में भामाशाहों व प्रेरकों का सम्मान समारोह मनाया गया। इस दौरान सभी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में उदयपुर वाटी उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह व पालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस दौरान कोरोना महामारी में भामाशाहों को आगे आना चाहिए और लोगों की सहायता में अपना योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अनिमेश गुप्ता, डॉक्टर सुमन मीणा, डॉक्टर मनोज कुमार सैनी सहित आदि लोग उपस्थित रहे। मैं सेल से इंचार्ज डॉक्टर अनिमेश गुप्ता। एक्चुअली कोविड के टाइम में अस्पताल में संसाधनों के कमी को जो भामाशाहों ने पूर्ति की है, जो प्रेरक ने प्रयास करके इन भामाशाहों को आगे लाए हैं और इस संस्थान को जो सामान उपलब्ध कराया है, इसके लिए कोरोना की गाइडलाइंस के तहत एक शॉर्ट प्रोग्राम रख के उनका एक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और मैं कोरोना के दौरान डॉक्टर्स मैन पावर के संसाधन अपने पास उपलब्ध थे, लेकिन अस्पताल में कई संसाधनों की कमी थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब जो भामाशाह अपने आगे आए, उनका सम्मान समारोह रखना एक स्वाभाविक था। उस तरह हमने एक छोटा सा शॉर्ट प्रोग्राम करके एक सम्मान समारोह रखा है। और मैं और भी भामाशाहों से अपील करूँगा, जो इस संस्थान को और मजबूत बनाने के लिए अगर कोई चीज़ डोनेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आगे आएँ। हम उसका हार्दिक आभार करेंगे और अभिनंदन करते हैं। वही खबर बांदीकुई से आ रही है, जहां गुज्जर महासभा के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। आज राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिवाई में युवा गुज्जर महासभा प्रदेश महामंत्री सुभाष माल व तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश गुड़ा द्वारा सभी कोरोना योद्धाओं का भव्य स्वागत व सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें सभी को N95 मास्क, सैनिटाइजर और एक सैनिटाइजर स्टैंड वितरण किया गया। वह पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस अवसर पर युवा गुज्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री सुभाष माल, तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश गुड़ा, भोलाराम गुज्जर समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। राजस्थान में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, जिसके बाद राजस्थान गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कई जगहों पे छूट दी गई है। सरकार के द्वारा इस गाइडलाइन को मंजूरी मिल गई है। वहीं आज सुबह से ही इन सभी गाइडलाइन की पालना की जा रही है। इस गाइडलाइन में मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाजत दे दी है, वहीं जिम को भी खोलने की इजाजत मिली है। पर्यटक स्थलों को भी सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक को खोला जा सकेगा। आइए हम आपको पूरा बताते हैं कि क्या है इस पूरे गाइडलाइन में, किन जगहों पे हमें छूट मिली है और किन जगहों पे अब भी लॉकडाउन लगा हुआ रहेगा। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होने पर मंगलवार रात राजस्थान के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। दिन में इसे मुख्यमंत्री के पास भेजा गया था, जिसे शाम को मंजूरी मिल गई है। गाइडलाइन में काफी छूट बढ़ा दी गई है। अनलॉक 3 में वीकेंड कर्फ्यू अब सिर्फ रविवार को रखा जाएगा। इसके साथ मॉल, रेस्टोरेंट, मेट्रो और सिटी बसें अनलॉक कर दी गई हैं। गाइडलाइन के बाद बुधवार को मॉल खुलेंगे, जिम और अन्य टूरिस्ट पैलेस भी खोले जाएंगे। इन सब के बीच हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोरोना सभी छूट सशर्त मिली है। अगर कोरोना के केस बढ़े तो दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। प्रदेश के सभी शहरों में सिटी बसें बुधवार को शुरू हो गई। ये बसें सुबह 5 से शाम 5 बजे तक चलेंगी। इससे किसी भी यात्री को खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। वीकेंड कर्फ्यू के दिन सिटी बसों का संचालन बंद रहेगा। जयपुर में मेट्रो का संचालन भी बुधवार से शुरू होगा, जिससे जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अलग से टाइम की गाइडलाइन जारी करेगा। वही खबर रामगढ़ पचवाड़ा से आ रही है, जहां रामगढ़ पचवाड़ा में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। धीरज शर्मा फाउंडेशन ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया है।
कोरोना महामारी में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पत्रकारों, पुलिसकर्मी और चिकित्सा कर्मियों का सम्मान किया गया। रामगढ़ पचवारा थाना अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा, रतन लाल मीणा, विकासशील राजेंद्र शर्मा, पुनीराम गुज्जर सहित 28 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्रभारी लक्ष्मी चंद्र मीणा, डॉक्टर मनीष मीणा, डॉक्टर सुनीता मीणा, डॉक्टर महेश जाटव, डॉक्टर फिरोज खान सहित 30 कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। धीरज शर्मा फाउंडेशन ने उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय पहुंच कोरोना के महान योद्धाओं का भी अभिनंदन किया। पत्रकारों के सम्मान में साफा, माला व प्रतीक चिन्ह भेंट किया। स्वर्गीय धीरज शर्मा की याद में भाई टीकम शर्मा की सराहनीय पहल है। भांजा गौरव अग्निहोत्री धीरज शर्मा फाउंडेशन की कमान संभालेगा। स्वर्गीय धीरज शर्मा को अपने को साकार करेंगे मामा और भांजा। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए आज प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों की प्रमुख मांगों के समर्थन में सीटू संगठन के आह्वान पर राज्य के विभिन्न आगरों में दिनांक 16 जून 2021 को विरोध प्रदर्शन किया गया। रोडवेज कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन समय पर देने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति परिलाभों को अविलंब भुगतान करने, रोडवेज कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ राज्य कर्मचारी के अनुरूप देने व सेवानिवृत्त परिलाभों, वेतन, पेंशन समय पर भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवश्यकता अनुसार प्रावधान करने आदि प्रमुख मांगों को समर्थन में राजस्थान रोडवेज वर्कर यूनियन के आह्वान पर राज्य के विभिन्न आगार इकाइयों में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा 16 जून 2021 को विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं जयपुर में जयपुर डिपो वर्कशॉप गेट के बाहर रोडवेज कर्मचारी इकट्ठा होकर सरकार और रोडवेज प्रशासन की कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ विरोध एवं प्रदर्शन किया गया। वहीं कर्मचारी की आम सभा को राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन के महासचिव किशन सिंह राठौर ने संबोधित करते हुए कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन एवं पेंशन, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को परिलाभों का भुगतान एवं 7वें वेतनमान लागू नहीं करने के लिए कर्मचारी को आर्थिक एवं पारिवारिक परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर रोडवेज में कुछ कर्मचारी कोविड-19 के संक्रमित होने से मौत के आगोश में भी आ चुके हैं। कर्मचारियों की विषम आर्थिक परिस्थिति के कारण रोडवेज कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। Hello, good morning and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. If some US-born students are struggling for visa, parents of some others who are set to join college this fall are leaving no stone unturned to be able to see off the children on the campus. Even if it means spending a month abroad or traveling around half the world, on the May 1st, the US suspended entry by non-immigrants who has been in India for preceding 14 days. Students wanting to enter to return to the US were expected. Washington also kept its door open for the people of national importance. It wasn't long before desperate parents started applying for visas. Under the category, a well-known builder whose child joined the Southern California in this August was decided to take a charter flight to Dubai, and after spending a fortnight there, the family were entered to US to drop the student at his university in Los Angeles, said study abroad counselor Karan Gupta. Some parents who have business in Dubai are staying put there, heading the US from there, and said counselor of the Sony Party. The information technology rules were notified in February and came into the force by May 25th. Twitter will be considered as intermediary once it follows the new information IT rules, and it will no longer be protected from the penal action under 79 and the IT Act, which absolves social media firms for liability of the third-party content. It did not so as government officials said on Wednesday. Now, if the case is in the court, the Twitter cannot seek safe harbor under the Information Technology Act. In that case, filed after May 26, Twitter cannot say it is an intermediary and claim exception. The Information Technology and Digital Media Ethics Code rules were notified in February and came into force on May 25. The official said as a gesture of goodwill, the government gave the Twitter extra time to comply with the rules, but the Twitter has failed to meet even with the deadline of a week to make the appointments as per the new rules. The official said the details of the compliance officer appointed were not yet to be shared with the government. Those who are 18 years and above has been graduated from class 12 will be eligible to apply online application with one to prepare for the potential third wave of COVID-19. Chief Minister Arvind Kejriwal on Wednesday said the Delhi government will build a force of 5,000 community nursing assistants in the national capital. Those who are 18 and above and graduated from class 12 will be eligible to apply. An online application will open from Thursday. The selected assistants will be trained in the IP University, and their role will be assistant doctors and nurses where
re-questioned for their service during the next wave of COVID-19. They will be trained in pandemics, life care, home care, first aid, administrating injection including vaccine and sample collection, setting up oxygen concentrator and cylinders, checking basic vitals of patients and patients' care activities. IMD experts say that this might the few more days for the monsoon finally hit the city at its progress. What will be ahead as a typical schedule has sold. The national capital is likely to the thunderstorm and the water on the Wednesday as per Indian Meteorological Department forecast. IMD official says that the parts of the city are expected to receive patchy rain on Wednesday, which might bring some respite from the heat. However, it may increase the humidity level. IMD experts say that it might take a few more days before monsoon finally hits the city as its progress, which has had a typical schedule, has shown. Kuldeep Srivastava, head of IMD's regional weather forecasting center, said that the opposed the earlier which predicted rain from Tuesday rainfall activity yet to be intensified in the western Uttar Pradesh. Andhra Pradesh police officer said the exact details of the killed and injured Maoists are not yet known since the encounter spot was very deep in the forest. 6 members of banned Communist Party of India were killed in the exchange of fire with the Greyhound forces of Andhra Pradesh police in Visakhapatnam. Early as Wednesday, the police said the encounter took place at the Tingalmeta forest area of Koyuru block, where the Greyhounds, specially trained for anti-Maoist operations, were conducting combining operation. According to the preliminary information received from the spot, 6 bodies of Maoists were recovered along with AK-47 rifle, a SLR, a carbine, 303 rifles and a country-made weapon. An official release from the Visakhapatnam district police said Koyur Inspector of Police Venkatramana said that the exact detail of the killed and injured Maoists were not yet to be known since the encounter spot was very deep in the forest and search operation is still underway. Additional police forces are being rushed to the area, he said. Unconfirmed reports said of the top Maoist leader managed to escape during the exchange of fire. The police forces are used helicopters to track the Maoist leader. The reporter says further details are still awaited. That's all for today. For further updates, stay tuned with News 19. वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां करनी थाना क्षेत्र में एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराया। उसकी एफआईआर की माने तो एक व्यक्ति ने उसे नौकरी का झांसा देकर अपने घर में केयरटेकर की नौकरी दी, जिसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसके बीमार हो जाने के बाद उस व्यक्ति ने उसकी 11 साल की बच्ची के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, जिसके बाद युवती ने करनी थाना क्षेत्र में यह मामला दर्ज करवाया है और कहा कि वो अपनी गरीबी और बच्चों को पालने के लिए पहले राजी हो गई थी, लेकिन जब बात उसकी बच्ची पर आई तब उसने एफआईआर दर्ज करवाई। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जयपुर के कारनी थाना क्षेत्र में पीड़िता मीनू बैरवा ने कारनी थाना में आरोपी महावीर सैनी के ऊपर अभियोग संख्या 34 धारा 376, 376A, 376B, 506 और पॉक्सो एक्ट एवं SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। मीनू बैरवा ने बताया कि वो 2002 में अपनी मर्जी से प्रवीण के साथ उन्होंने शादी की थी, जिसके बाद प्रवीण से उनके 2 बच्चे और 13 वर्ष की छोटा पुत्र था। जिसके बाद प्रवीण कुछ समय उसके साथ अच्छे से रहा, लेकिन 4-5 वर्ष के बाद उसके मारपीट करने लगा। वहीं उसके सारी पैसे छीन कर ले जाता और शराब में उड़ा देता, जिस बीच उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और वो उसे छोड़कर अन्य काम की तलाश में महावीर सैनी से मिली। महावीर सैनी ने उसे काम का झांसा दे करके उसे अपने घर पर नौकरी के लिए रखा और उसके बाद जयपुर के उसे एक फ्लैट में रख दिया। जिसके बाद महावीर उसके मकान पे आया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। उसके रोकने पर उसने बच्चों की जिंदगी खराब करनी व जान से मारने की धमकी व झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। लंबे समय तक उसे धमकी देकर डराकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब वो उसकी स्थिति बद से बदतर होती गई और गंभीर होती गई, उसके बाद महावीर ने उसके 11 वर्षीय पुत्री के ऊपर नजर डाली, जिसके बाद युवती ने कारनी थाना क्षेत्र में ये मुकदमा दर्ज करवाया है। वही कारनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी पूछताछ जारी है। चलिए अभी रुक करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर में बजाज नगर के पास में गोपालपुरा मोड़ पर
एक दुकान से 5 लाख रुपए चोरी करने का मामला सामने आया था, जिसमें सामान सहित कई चीजें मौजूद थी। पुलिस ने उस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस की लोकेशन के अनुसार गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि एक दिन उसकी लोकेशन राजधानी जयपुर के अंदर दर्शा रही थी, तो इसी के आधार पर पुलिस ने उसे यूपी से बरामद किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बजाज नगर थाना इलाके में गोपालपुरा बाईपास स्थित मोटर पार्ट्स की दुकान से 5 लाख का माल चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी मनोज कुमार गुप्ता फिरोजाबाद यूपी का रहने वाला है। थाना अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि कुछ महीने पहले आरोपी की बहन की शादी हुई थी, जिसके कारण कर्जा हो गया था। इस वजह से चोरी को अंजाम दिया गया और इस संबंध में 8 जून को पीड़िता प्रकाश चंद गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी का कहना था लॉकडाउन में दुकान बंद थी, कोई चुरा ले गया। और पुलिस की जांच में आया कि आरोपी यहां पहले पास में मिठाई की दुकान पर काम करता था और इसी दौरान पीड़िता के दुकान पर नज़दीकियां बढ़ गईं। इस बीच लॉकडाउन का फायदा उठाकर दुकान का ताला तोड़ सारा माल ऑटो में भर करके ले गया। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने पुराने कर्मचारियों के नंबर खोले तो आरोपी का लोकेशन एक दिन जयपुर में आया। इससे पुलिस ने आरोपी को यूपी जाकर दबोच लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि लगातार राजस्थान के अंदर कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं और इन्हीं कोरोना के केसों को कम होते हुए देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब वीकेंड कर्फ्यू में और भी छूट देने की बात कह दी है। कल उन्होंने आदेश जारी किए, जिसके अंदर आप सभी को बता दूं कि अब शनिवार की जगह, पहले शुक्रवार था, अब शुक्रवार की जगह शनिवार शाम 5 बजे तक यह छूट दे दी गई है। जिसमें आप सभी को बता दूं कि शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक अब इस वीकेंड कर्फ्यू को रखा जाएगा। पहले ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम 5 से सोमवार सुबह 5 था, लेकिन अब इसमें और छूट दे दी गई है और शनिवार शाम 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक रखा गया है। साथ ही साथ इसमें कई और चीजों की छूट भी दी गई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि मॉल कॉम्प्लेक्स शनिवार को शाम को 4 बजे तक अब खुल सकेंगे। साथ ही साथ होटल व गेस्ट हाउस में भी खाना सर्व किया जा सकेगा और वहीं टेक अवे सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक लागू किया गया है। साथ ही साथ स्कूल, कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद रखा गया है। वहीं धार्मिक स्थल भी अभी बंद बताए जा रहे हैं और इनको लेकर के भी जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नई गाइडलाइन आ सकती है। साथ ही आप सभी को एक बात और बताता हूं कि राजस्थान सरकार ने 2 साल तक विधायकों को विधायक कोष से 1-1 करोड़ निकालने के आदेश जारी किए थे, लेकिन चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा व शाले मोहम्मद ने चिकित्सा सुविधाओं के लिए कोष खोला ही नहीं है। आखिर इस कोविड के दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिनकी सबसे अहम भूमिका है, उन्होंने ही कोष को नहीं खोला, तो आखिरकार बाकी विधायकों से क्या उम्मीद की जाएगी। और इसी के चलते हुए आप सभी को बता दूं कि शांति धारीवाल सबसे आगे रहे हैं इसमें। उन्होंने 4.8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं प्रसादी लाल मीणा ने 4.3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और जनता की सेवा की है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि राजस्थान के अंदर लगातार सियासी संकट मंडरा रहा है और कल कांग्रेस के ही जो 2 गुट बने हुए हैं, सचिन पायलट गुट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट, इन दोनों ने आपस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता हुआ रहा है। आप सभी को बता दूं, इसके अंतर्गत गहलोत खेमे के संदीप यादव ने कहा है कि पार्टी से गद्दारी करने वाले किस हद से आला कमान से बात कर रहे हैं और आला कमान के ऊपर दबाव बना रहे हैं। जबकि उन्होंने कहा कि जब आज से साल भर पहले सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा था और बाड़ेबंदी करनी पड़ी थी, तब हमने सरकार को बचाया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिन नेताओं को गद्दार कहा जा रहा है, वो सचिन पायलट के पार्टी के नेता हैं और उन्होंने साफ साफ इसका जवाब देते हुए कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है शाम के टाइम पे, और उन्होंने कहा कि ये सभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लेकिन आप सभी को बता दूं इसी बीच कि ये वो नेता हैं जो 3 बार पार्टी बदल चुके हैं,
तो आखिरकार इनकी बातों पे विश्वास कैसे किया जाए, जो 3 बार पार्टी बदल चुके हैं और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। तो उन लोगों की बातों को मैं नहीं मानता। इसी को लेकर के एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर अब कोरोना का प्रभाव कम हो चुका है और इस कोरोना के प्रभाव की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 172 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि 14 लोगों ने जान भी गंवाई है कोरोना के कारण। और वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 45 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर सिकंदरा से आ रही है, जहां करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। विद्युत करंट लगने से दौसा के सिकराय की बुजेट की ढानी में एक युवक की मौत हो गई। जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में शव को रखवाया गया। विद्युत करंट लगने से सिकराय क्षेत्र के बुजोट की ढाणी में एक युवक की मौत हो गई है। करंट लगने के बाद परिजन युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले गए। वहां युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक बैरवा निवासी बैरवा ढाणी बुजोट है। विजय सिंह की बुधवार सुबह करंट लगने से मौत हो गई और मृतक के शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। वही खबर जयपुर से, जहां जयपुर शहर महिला कांग्रेस हेरिटेज की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। कार्यकारिणी में 11 उपाध्यक्ष, 17 महासचिव और 24 सचिव होंगे। जयपुर हेरिटेज के 9 ब्लॉक अध्यक्षों की भी घोषणा। 3 पार्षदों और 1 पूर्व पार्षद को बनाया गया है उपाध्यक्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। आप तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान महिला कांग्रेस में नियुक्तियों का दौर। जयपुर शहर महिला कांग्रेस कमेटी में नियुक्तियां। प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज ने जारी की सूचना। उपाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रवक्ता, सचिव और महासचिव पदों की नियुक्तियां। सीमावर्ती गांव में मिला पुराना बम। बाड़मेर में लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट एक पुराना बम। जग्गू भील के खेत में ये पुराना बम मिला है। गांव भीलों का तालाब बीओपी केकेटी के पास के गांव में मिला है। राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा की पत्नी का निधन। सीएम ने वक्त की संवेदना। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक श्री जौहरीलाल मीणा की पत्नी के निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। ईश्वर से प्रार्थना की है कि शोकाकुल परिजनों को आघात सहने की शक्ति दे एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। जोधपुर से बड़ी खबर। आशाराम की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। जेल प्रशासन ने अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए एम्स में शिफ्ट किया है। बीती रात से बेचैनी की थी शिकायत। कुछ देर पहले कड़ी सुरक्षा के बीच किया एम्स शिफ्ट। एम्स इमरजेंसी में 5D वार्ड में भेजा आसाराम को। आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है आसाराम की याचिका पर सुनवाई। ब्लैक फंगस का प्रभावी उपचार नहीं होने से जुड़ा मामला। हाईकोर्ट में मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाकर जारी किए नोटिस। जस्टिस नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने जारी किए नोटिस। अधिवक्ता सिद्धार्थ जैन की PIL पर जवाब मांगा। PIL में कहा बीमारी के इंजेक्शन की हो रही कालाबाजारी, इंजेक्शन के अभाव में हो रही मौत के मामले में भी मुआवजे की मांग। हाईकोर्ट में पूर्व में राज्य सरकार को जारी कर चुकी है नोटिस। कोटा में बड़ा हादसा। रेलवे ट्रैक व हाईवे के बीच पलटा ट्रॉला। कोटा झलवाड़ नेशनल हाईवे और दिल्ली मुंबई रेल के नजदीक का मामला। दरा घाटी में हुई है ये घटना। पुलिस को सुबह 5 बजे मिली इसकी सूचना। रेलवे ट्रैक के हाईवे दोनों ही संचालित नहीं है। किसी तरह की बाधा का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। लुब्रिकेंट ऑयल की गोदाम में भीषण आग। शहर के पाल बालाजी मंदिर के पास गोदाम में लगी भीषण आग। अल सुबह फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। लुब्रिकेंट ऑयल गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। किशनगढ़ में 2 ट्रकों की भिड़ंत। एक ट्रक का खलासी ट्रक के कैबिन में फंसा। दुर्घटना के बाद दोनों ट्रकों के ड्राइवर फरार। एक ट्रक का खलासी ट्रक की कैबिन में फंसा और जीवे की टोल क्षेत्र जयपुर रोड हाईवे की घटना बताई जा रही है। रोड पर काफी देर तक जाम लगा रहा। रॉन्ग साइड आया ट्रक सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ा। मौके पर पहुंची किशनगढ़ की पुलिस। बड़ी मशक्कत के बाद खलासी को केबिन से बाहर निकाला गया और वहीं घायल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर महंगा। पेट्रोल के दाम 103 रुपए 29 पैसे तक पहुंच गया है। डीजल के दाम 96 रुपए 38 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। सिरोही में केमिकल से भरा टैंकर से पलटने से लगी भीषण आग। टैंकर के चालक के जिंदा जलने की सूचना। सिंदरत टोल प्लाजा के पास की घटना। दमकल के वाहन और पुलिस मौके पर पहुंची। SDM हसमुख कुमार भी मौके पर पहुंचे। आग को बुझाने का प्रयास जारी है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अभी हाल ही में बसपा से कांग्रेस में आए विधायक संजय यादव ने बयान दिया था कि सचिन पायलट के समर्थक में जितने विधायक हैं वो गद्दार हैं, जिसके ऊपर अब बवाल मच गया है। वहीं अब उनका पलटवार करते हुए बयान जारी किया गया है, जिसमें राकेश पारिक और मुकेश भाकर ने ये बयान दिया है कि अगर ये वो लोग हैं जो पार्टी सत्ता में आती है ये उसका समर्थन करने चले आते हैं। जिन्होंने साल में 3 बार पार्टियां बदल ली हो वो गद्दारी की बात ना ही करे तो अच्छा है। आइए हम आपको बताते हैं और क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक संदीप यादव के पायलट समर्थक विधायकों को गद्दार कहने पर बवाल हो गया है। पायलट समर्थक विधायक मुकेश भाकर और राकेश पारिक ने संदीप यादव के साथ ही विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने 3 साल में 3 पार्टियां बदली वो आज कांग्रेस के लिए लाठियां खाने वाले को गद्दार कह रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस के लिए जीवन खा पाने वाले हमारे दिवंगत नेता राजेश पायलट, शीशराम ओला, पारसराम मदेरना, नाथुराम मिर्धा की विरासत को गाली दी है। बसपा के लिए विधायक किसके कहने पर ऐसे बयान दे रहे हैं, ये कांग्रेस अध्यक्ष की बनाई कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं। भास्कर ने कहा कि कौन किसके साथ खड़ा है ये वक्त बताएगा। हम 18 विधायक भी चले जाएंगे तो सचिन पायलट के जनाधार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं बसपा से आए लोग हमें खुददारी और गद्दारी के बारे में बता रहे हैं। वे सरकार बचाने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को सत्ता में रहने की आदत है वे आए हैं। कांग्रेस की 100 सीटें आई इसलिए आए, भाजपा की 100 सीटें होती तो वहां चिपक जाते। सोनिया की कमेटी पर वो सवाल उठा रहे हैं। बसपा से आने वाले 6 मंत्री बना दीजिए, लेकिन उन कांग्रेस कार्यकर्ता नेता को अंदाज नहीं कर सकते जिसने लाठियां खाई है। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें आप सभी को बता दूं कि राज्य कार्यकारिणी को प्रदत्त शक्तियों के तहत और सामूहिक निर्णय पर विचार करते हुए अभिनव राजस्थान पार्टी के महासचिव गजानन गुप्ता के निर्देशानुसार सामाजिक कार्यकर्ता तेज प्रकाश रावल को अभिनव राजस्थान पार्टी का जोधपुर जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ी मंत्रणा के साथ सौंप दी गई है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि तेज प्रकाश रावल को अभिनव राजस्थान पार्टी का जोधपुर जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ी मंत्रणा के बाद में सौंपी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन। हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी। किसान नेशनल हाईवे पर जमा कर बैठे हैं डेरा, जिस वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग को लेकर मंगलवार को किसान नेताओं और ग्रामीणों के साथ सोनीपत प्रशासन की बैठक हुई। इस बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें आंदोलन में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आने जाने में परेशानी न हो, इसलिए एक तरफ का 40 फुट का रास्ता खोल दिया जाए। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि समस्या को लेकर 19 जून को ग्रामीणों के साथ बैठक की जाएगी और इस समस्या के समाधान का रास्ता निकाला जाएगा। जिले में सड़क हादसे के चलते बिजली सप्लाई बाधित होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि देर रात एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई और इस हादसे में कार चालक घायल हो गया। घायल कार चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये सड़क हादसा शिवपुरी के पास हुआ था। इस हादसे में तेज रफ्तार स्विफ्ट गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार की टक्कर से बिजली का खंभा भी क्षतिग्रस्त हो गया। बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त होने से फतेहाबाद के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। इलाके की बिजली सप्लाई बाधित होने से लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक में साध्वी यौन शोषण मामले में सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे बाबा राम रहीम की कोरोना की आशंका के चलते भारी सुरक्षा के बीच पीजीआई में भर्ती कराया गया है। बाबा को पीजीआई में लाने वाले पहले सुनारिया जेल से पहले पीजीआई तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था और राम रहीम को स्पेशल वार्ड में रखा गया। जेल अधिकारियों ने इस मामले को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि पीजीआई में बाबा की कोरोना की जांच की गई, हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। बाबा राम रहीम पहले से ही शुगर और बीपी के मरीज हैं और वो लगातार दवाइयां ले रहे हैं। बुधवार देर शाम तक उसके स्वास्थ्य की जांच चल रही थी और डॉक्टरों की विशेष टीम इलाज में जुटी है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खट्टर ने अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग के 3 पदों को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जानकारी बैठक खत्म होने के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के ढांचों में बदलाव किया है। पहले आयोग के 8 सदस्य और 1 चेयरमैन होता था, लेकिन अब 5 सदस्य और 1 चेयरमैन होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में कई राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बहुत कम लोग हैं, ऐसे में हरियाणा में भी सदस्यों को कम करने की जरूरत महसूस की गई। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में वाहनों की चालान मौके पर भरे जाने को भी मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब लोगों को अपनी आरसी जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने फैसला ले लिया है कि जल्दी इसके लिए व्यवस्था भी बना दी जाएगी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती में विभिन्न पदों के लिए शुरू होने वाले भर्तियों का परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। पिछले काफी समय से निकाली गई भर्तियों के लिए आगामी दिनों में परीक्षाएं होंगी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती करीब 20 भर्तियों के लिए परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आज के हमारा हरियाणा बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। थनाऊ में जालौर एसीबी की बाड़मेर में बड़ी कार्रवाई। सरूपे का ताला पटवारी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। आपको बता दें कि 5000 रुपए की मांग थी पटवारी गिरीश कुमार ने। जालौर एसीबी एएसपी महावीर सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई जारी है। पर्यटकों के लिए खुशखबरी की खबर आई है। 60 दिन बाद आज से अनलॉक हुआ पर्यटन स्थल। स्मारक संग्रहालय आज से खुलेंगे। पहले दिन सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पर्यटक कर सकेंगे भ्रमण। कोरोना गाइडलाइन की पर्यटकों को पालना करनी होगी। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं भीलवाड़ा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि भीलवाड़ा जिले के अंदर जहाजपुर में अभी मोपेड सवार को टक्कर मार दी है और इसी के चलते हुए वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। साथ ही साथ पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त तो कर लिया है, लेकिन अभी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जहाजपुर थाना क्षेत्र के जिला पंचायत के सवाईपुरा चौराहे के पास में पिकअप ने मोपेड सवार युवक हीरालाल पिता बड़दा भील निवासी सवाईपुरा गांव को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। और वहीं लोगों की सूचना पर जहाजपुर थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह मैं जाप्ते के मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल को जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, जहां पर घायल का उपचार शुरू हो गया। घटना में घायल एक पैर में फ्रैक्चर है व्यक्ति के और चोटें भी आई हैं। वहीं पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा कराया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गंभीर होने पर घायल को भीलवाड़ा के लिए रेफर किया गया। सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि जहाजपुर थाना क्षेत्र के सवाईपुरा चौराहे के पास पिकअप ने एक मोपेड सवार युवक को टक्कर मारने की सूचना मिली और सूचना पर मैं जाप्ते के मौके पर पहुंचे और घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया और दोनों वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा किया है। वहीं मामले पर अभी जांच जारी है। वही खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां माइंस की खुदाई करने के लिए कर रहे ब्लास्टिंग की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों भीलवाड़ा जिले की चैनपुरा के खजूरी सड़क मार्ग पर स्थित उदयपुर डेवलपमेंट सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड की चाइना क्ले सॉफ्टस्टोन माइंस स्थित है, जहां पर माइंस प्रबंधक राजस्थान खान एवं भू विज्ञान के नियमों को ताक में रखकर माइंस स्थल पर जगह जगह ब्लास्टिंग की जा रही है। इस कारण राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि आमजन की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए माइंस प्रबंधन का ब्लास्टिंग का समय निर्धारित नहीं है। चैनपुरा से खजूरी सार्वजनिक निर्माण विभाग मार्ग है जो माइंस के समीप होकर गुजरता है। माइंस प्रबंधन द्वारा सड़क के माध्यम में डंपर वाहन एवं माइंस के सिक्योरिटी गार्ड लगाकर रास्तों को बंद कर दिया जाता है। जब तक माइंस पर ब्लास्टिंग न हो जाए तब तक वाहन चालक एवं पैदल राहगीर इनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए इंतजार करने को मजबूर है। ऐसी व्यवस्थाओं से लोगों को परेशानी होती है। ये कोई पहली समस्या नहीं है। वर्षों से क्षेत्रवासियों को इस तरह की समस्याओं का झेलना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आमजन को नित्य व दैनिक कार्यों के लिए निकलते हैं। इस दौरान उक्त मार्ग पर ब्लास्टिंग करना आम रास्ते को बंद कर अनुचित है। निजी लाभ के लिए सैकड़ों लोगों को परेशानी में डाला जाता है। ब्लास्टिंग की कोई समय सारणी नहीं है। क्षेत्रवासियों की शिकायत के बाद जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि उच्च क्षमता युक्त वाहन डंपर लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। लंबे समय के इंतजार के बाद ब्लास्टिंग होने पर लोग अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं।
सड़क मार्ग पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि प्लास्टिक के कारण वाहन को खड़ा कर रखा जाता है, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आमजन की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने 1 दर्जन से अधिक गांव ढाणियों के लिए सड़क मार्ग बना रखा है, परंतु सड़क के दाएं बाएं ओर माइंस का वेस्टेज मलबा डाल रखा है, जिससे धूल भरी आंधी व हवाओं के साथ डस्ट उड़ती रहती है। और तो और माइंस क्षेत्रफल में सड़क पूर्ण रूप से टूट चुकी है। सफेद शॉप स्टोन पाउडर डामर की तरह फैला हुआ है, जो बारिश में इन समय लोगों को वाहन में फिसलने का हर संभव खतरा बना रहता है। इन सब होने के बाद भी जिला के प्रशासनिक अधिकारी मुख्य दर्शक बनकर बैठे हैं। वही खबर उदयपुर वाटी कस्बे से, जहां आज भामाशाहों का सम्मान समारोह आयोजन किया गया। उदयपुर वाटी स्थानीय कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित ब्लॉक धर्मशाला परिसर में भामाशाहों व प्रेरकों का सम्मान समारोह मनाया गया। इस दौरान सभी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में उदयपुर वाटी उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह व पालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस दौरान कोरोना महामारी में भामाशाहों को आगे आना चाहिए और लोगों की सहायता में अपना योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अनिमेश गुप्ता, डॉक्टर सुमन मीणा, डॉक्टर मनोज कुमार सैनी सहित आदि लोग उपस्थित रहे। मैं सेल्स इंचार्ज डॉक्टर अनिमेश गुप्ता। एक्चुअली कोविड के टाइम में अस्पताल में संसाधनों की कमी को जो भामाशाहों ने पूर्ति की है, जो प्रेरक ने प्रयास करके इन भामाशाहों को आगे लाए हैं और इस संस्थान को जो सामान उपलब्ध कराया है, इसके लिए कोरोना की गाइडलाइंस के तहत एक शॉर्ट प्रोग्राम रख के उनका एक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और मैं कोरोना के दौरान डॉक्टर्स मैन पावर के संसाधन अपने पास उपलब्ध थे, लेकिन अस्पताल में कई संसाधनों की कमी थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब जो भामाशाह अपने आगे आए, उनका सम्मान समारोह रखना एक स्वाभाविक था। उस तरह हमने एक छोटा सा शॉर्ट प्रोग्राम करके एक सम्मान समारोह रखा है। और मैं और भी भामाशाहों से अपील करूँगा, जो इस संस्थान को और मजबूत बनाने के लिए अगर कोई चीज़ डोनेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आगे आएँ। हम उसका हार्दिक आभार करेंगे और अभिनंदन करते हैं। वही खबर बांदीकुई से आ रही है, जहां गुज्जर महासभा के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। आज राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिवाई में युवा गुज्जर महासभा प्रदेश महामंत्री सुभाष माल व तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश गुड़ा द्वारा सभी कोरोना योद्धाओं का भव्य स्वागत व सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें सभी को N95 मास्क, सैनिटाइजर और एक सैनिटाइजर स्टैंड वितरण किया गया व पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस अवसर पर युवा गुज्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री सुभाष माल, तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश गुड़ा, भोलाराम गुज्जर समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। राजस्थान में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, जिसके बाद राजस्थान गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कई जगहों पे छूट दी गई है। सरकार के द्वारा इस गाइडलाइन को मंजूरी मिल गई है। वहीं आज सुबह से ही इन सभी गाइडलाइन की पालना की जा रही है। इस गाइडलाइन में मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाजत दे दी है, वहीं जिम को भी खोलने की इजाजत मिली है। पर्यटक स्थलों को भी सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक को खोला जा सकेगा। आइए हम आपको पूरा बताते हैं कि क्या है इस पूरे गाइडलाइन में, किन जगहों पे हमें छूट मिली है और किन जगहों पे अब भी लॉकडाउन लगा हुआ रहेगा। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होने पर मंगलवार रात राजस्थान के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। दिन में इसे मुख्यमंत्री के पास भेजा गया था, जिसे शाम को मंजूरी मिल गई है। गाइडलाइन में काफी छूट बढ़ा दी गई है। अनलॉक 3 में वीकेंड कर्फ्यू अब सिर्फ रविवार को रखा जाएगा। इसके साथ मॉल, रेस्टोरेंट, मेट्रो और सिटी बसें अनलॉक कर दी गई हैं। गाइडलाइन के बाद बुधवार को मॉल खुलेंगे, जिम और अन्य टूरिस्ट पैलेस भी खोले जाएंगे। इन सब के बीच हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोरोना सभी छूट सशर्त मिली है। अगर कोरोना के केस बढ़े तो दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। प्रदेश के सभी शहरों में सिटी बसें बुधवार को शुरू हो गई। ये बसें सुबह 5 से शाम 5 बजे तक चलेंगी। इससे किसी भी यात्री को खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। वीकेंड कर्फ्यू के दिन सिटी बसों का संचालन बंद रहेगा। जयपुर में मेट्रो का संचालन भी बुधवार से शुरू होगा, जिसे जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अलग से टाइम की गाइडलाइन जारी करेगा। वही खबर रामगढ़ पचवारा से आ रही है, जहां रामगढ़ पचवारा में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है।
धीरज शर्मा फाउंडेशन ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया है। कोरोना महामारी में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पत्रकारों, पुलिसकर्मी और चिकित्सा कर्मियों का सम्मान किया गया। रामगढ़ पचवारा थाना अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा, रतन लाल मीणा, विकासशील राजेंद्र शर्मा, पुनीराम गुज्जर सहित 28 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्रभारी लक्ष्मी चंद्र मीणा, डॉक्टर मनीष मीणा, डॉक्टर सुनीता मीणा, डॉक्टर महेश जाटव, डॉक्टर फिरोज खान सहित 30 कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। धीरज शर्मा फाउंडेशन ने उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय पहुंच कोरोना के महान योद्धाओं का भी अभिनंदन किया। पत्रकारों के सम्मान में साफा, माला व प्रतीक चिन्ह भेंट किया। स्वर्गीय धीरज शर्मा की याद में भाई टीकम शर्मा की सराहनीय पहल है। भांजा गौरव अग्निहोत्री धीरज शर्मा फाउंडेशन की कमान संभालेगा। स्वर्गीय धीरज शर्मा को अपने को साकार करेंगे मामा और भांजा। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए आज प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों की प्रमुख मांगों के समर्थन में सीटू संगठन के आह्वान पर राज्य के विभिन्न आगरों में दिनांक 16 जून 2021 को विरोध प्रदर्शन किया गया। रोडवेज कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन समय पर देने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति परिलाभों को अविलंब भुगतान करने, रोडवेज कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ राज्य कर्मचारी के अनुरूप देने व सेवानिवृत्त परिलाभों, वेतन, पेंशन समय पर भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवश्यकता अनुसार प्रावधान करने आदि प्रमुख मांगों को समर्थन में राजस्थान रोडवेज वर्कर यूनियन के आह्वान पर राज्य के विभिन्न आगार इकाइयों में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा 16 जून 2021 को विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं जयपुर में जयपुर डिपो वर्कशॉप गेट के बाहर रोडवेज कर्मचारी इकट्ठा होकर सरकार और रोडवेज प्रशासन की कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ विरोध एवं प्रदर्शन किया गया। वहीं कर्मचारी की आम सभा को राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन के महासचिव किशन सिंह राठौर ने संबोधित करते हुए कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन एवं पेंशन, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को परिलाभों का भुगतान एवं 7वें वेतनमान लागू नहीं करने के लिए कर्मचारी को आर्थिक एवं पारिवारिक परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर रोडवेज में कुछ कर्मचारी कोविड-19 के संक्रमित होने से मौत के आगोश में भी आ चुके हैं। कर्मचारियों की विषम आर्थिक परिस्थिति के कारण रोडवेज कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।